प्रकरण में लिखित अधिनियम 1881 में हम देखेंगे आज अध्याय 11 जो आदरणार्थ प्रतिग्रहण और संदाय के विषय में तथा आवश्यकता की दशा में निर्देशन के विषय में। धारा 108 आदरणार्थ प्रतिग्रहण जबकि विनिमय पत्र पर अप्रतिग्रहण या बेहतर प्रतिभूति के लिए टिप्पणी या प्रसाक्षित कर दिया गया है, तब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उस पर पहले से दायी पक्षकार नहीं है, विनिमय पत्र पर लेख द्वारा उसे धारक की सम्मति से उसके किसी भी पक्षकार के आदरणार्थ प्रतिग्रहित कर सकेगा। धारा 109 आदरणार्थ प्रतिग्रहण कैसे करना चाहिए। तो जो व्यक्ति आदरणार्थ प्रतिग्रहण करना चाहता है, उसे विनिमय पत्र पर अपने हस्ताक्षर करके लिखित रूप में घोषणा करनी होगी कि वह प्रसाक्षित विनिमय पत्र का प्रतिग्रहण लेखीवाल के या किसी विशिष्ट पृष्ठांकक के, जिसका वह नाम दे, आदरणार्थ या असाधारणतः आदरणार्थ प्रसाक्षाधीन करता है। धारा 110 यह विनिर्दिष्ट करने किए बिना कि प्रतिग्रहण करके आदरणार्थ किया गया है प्रतिग्रहण, जहां की प्रतिग्रहण यह अभिव्यक्त नहीं करता है कि वह किसके आदरणार्थ किया गया है, वहां वह लेखीवाल के आदरणार्थ किया गया समझा जाएगा। धारा 111 आदरणार्थ प्रतिग्रहिता का दायित्व। आदरणार्थ प्रतिग्रहिता उन सब पक्षकारों के प्रति जो उस पक्षकार के पश्चातवर्ती हैं जिसके आदरणार्थ उसने उसे प्रतिग्रहित किया है, अपने को इस बात के लिए आबद्ध करता है कि यदि ऊपर वाले विनिमय पत्र की रकम का संदाय न करे तो वह उसका संदाय करेगा, और ऐसा पक्षकार और उसके पूर्विक सब पक्षकार उसे उस सब हानि या नुकसान के लिए जो आदरणार्थ प्रतिग्रहिता ने वैसे प्रतिग्रहण के परिणाम स्वरूप उठाया है, अपनी क्रमिक हैसियतों में प्रतिकर देने के दायी हैं। किंतु आदरणार्थ प्रतिग्रहिता विनिमय पत्र के धारक के प्रति तब के सिवाय दायी न होगा जबकि विनिमय पत्र का उपस्थापन या उस दशा में जिसमें कि प्रतिग्रहिता ने विनिमय पत्र पर जो पता दिया है वह स्थान उस स्थान से भिन्न है जहां की विनिमय पत्र देय होना रचित है। विनिमय पत्र का उपस्थापन के लिए अग्रेषण उसकी परिपक्वता के दिन के पश्चात के अगले दिन से परवर्ती न होने वाले दिन कर दिया जाता है। धारा 112 आदरणार्थ प्रतिग्रहिता कब भारित किया जा सकेगा। तो आदरणार्थ प्रतिग्रहिता भारित नहीं किया जा सकेगा जब तक कि विनिमय पत्र उसकी परिपक्वता पर संदाय के लिए ऊपरवाल को उपस्थापित न किया गया हो और एतद् द्वारा अनादरित न कर दिया गया हो और ऐसे अनादर के लिए टिप्पणित या प्रसाक्षित न कर दिया गया हो। धारा 113 आदरणार्थ संदाय जबकि विनिमय पत्र असंदाय के लिए टिप्पणित या प्रसाक्षित किया जा चुका है, तब कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी पक्षकार के आदरणार्थ उसका संदाय कर सकेगा जो उसका संदाय करने का दायी है, परंतु यह तब जबकि ऐसा संदाय करने वाले व्यक्ति ने या तन्निमित्त उसके अभिकर्ता ने नोटरी पब्लिक के समक्ष उस पक्षकार की पूर्व में ही घोषणा कर दी हो जिसके आदरणार्थ वह संदाय करता है, और ऐसी घोषणा उस नोटरी पब्लिक द्वारा अभिलिखित कर दी गई हो। धारा 114 आदरणार्थ संदाय के करने वाले का अधिकार। ऐसे संदाय करने वाला कोई भी व्यक्ति विनिमय पत्र के बारे में उन सब अधिकारों का हकदार है जो ऐसे संदाय के समय धारक के हैं और उस पक्षकार से जिसके आदरणार्थ उसने संदाय किया है, इस भांति संदत सब राशियों को उन पर ब्याज सहित और ऐसा संदाय करने में समुचित रूप से उपगत सब व्ययों सहित वसूल कर सकेगा। धारा 155 जिक्रीवाल जहां की विनिमय पत्र में या उस पर के किसी पृष्ठांकन में जिक्रीवाल नामित है, वहां जब तक विनिमय पत्र ऐसे जिक्रीवाल द्वारा अनादरित न कर दिया गया हो वह अनादरित नहीं होता। धारा 116 बिना प्रसाक्ष के प्रतिग्रहण और संदाय जिक्रीवाल पूर्व प्रसाक्ष के बिना विनिमय पत्र का प्रतिग्रहण और संदाय कर सकेगा। प्रकरण में लिखित अधिनियम 1881 के अध्याय 12 में देखेंगे प्रतिकर के विषय में। इससे संबंधित धारा है धारा 117 प्रतिकर के बारे में नियम। धारक या किसी पृष्ठांकित के प्रति दायित्वाधीन किसी भी पक्षकार द्वारा वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक का अनादर किए जाने की दशा में देय प्रतिकर निम्नलिखित नियमों द्वारा अवधारित किया जाएगा। क धारक लिखत पर शोध्य रकम उसे उपस्थापित करने और टिप्पणित और प्रसाक्षित कराने में उचित तौर पर उपगत व्ययों सहित पाने का हकदार है। ख
जबकि भारित व्यक्ति उस स्थान से भिन्न स्थान में रहता है जिसमें कि लिखत देय थी, तब धारक ऐसी रकम दोनों स्थानों के बीच विनिमय की चालू दर पर पाने का हकदार है। जिस पृष्ठांकक ने दायित्वाधीन होते हुए भी उस पर शोध्य रकम का संदाय किया है, वह ऐसी संदाय रकम संदाय की तारीख से उसके निविदान या आपन की तारीख तक 18% प्रतिवर्ष ब्याज सहित तथा अनादर और संदाय के कारण हुए सब व्ययों सहित पाने का हकदार है। जबकि भारित व्यक्ति और ऐसा पृष्ठांकक विभिन्न स्थानों में निवास करते हैं, तब पृष्ठांकक ऐसी रकम दोनों स्थानों के बीच विनिमय की चालू दर पर पाने का हकदार है। प्रतिकर का हकदार पक्षकार अपने को देय प्रतिकर के दायित्वाधीन पक्षकार पर दर्शन पर या मांग पर संदेय विनिमय पत्र अपने द्वारा रचित तौर पर उपगत सब व्ययों सहित अपने को शोध्य रकम के लिए लिख सकेगा। ऐसे विनिमय पत्र के साथ अनादृत लिखत और उसका प्रसाक्ष यदि कोई होना चाहिए। यदि ऐसा विनिमय पत्र अनादृत किया जाता है तो उसका अनादर करने वाला पक्षकार उसके लिए प्रतिकर उसी प्रकार देने के लिए दायित्वाधीन है जैसे कि वह मूल विनिमय पत्र की दशा में होता। 13 साक्ष्य के विशेष नियम। धारा 118 परक्राम्य लिखित के बारे में उपधारणाएं। जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता निम्नलिखित उपधारणाएं की जाएंगी। प्रतिफल के विषय में यह कि हर एक परक्राम्य लिखित प्रतिफलार्थ रचित या लिखी गई थी, और यह कि हर ऐसे लिखत जब प्रतिग्रहित पृष्ठांकित परक्रामित या अंतरित हो चुकी हो तब वह प्रतिफलार्थ प्रतिग्रहित पृष्ठांकित परक्रामित या अंतरित की गई थी। तारीख के बारे में यह कि ऐसी हर परक्राम्य लिखित जिस पर तारीख पड़ी है ऐसी तारीख को रचित या लिखी गई थी। प्रतिग्रहण के समय के बारे में तो यदि कि हर प्रतिग्रहित विनिमय पत्र उसकी तारीख के पश्चात युक्त समय के अंदर और उसकी परिपक्वता के पूर्व प्रतिग्रहित किया गया था। अंतरण के समय के बारे में यह कि परक्राम्य लिखित का हर अंतरण उसकी परिपक्वता के पूर्व किया गया था। पृष्ठांकनों के बारे में क्रम के बारे में यह कि परक्राम्य लिखित पर विद्यमान पृष्ठांकन उस क्रम में किए गए थे जिसमें वे उस पर विद्यमान हैं। स्टाम्प के बारे में यह कि खोया गया वचन पत्र विनिमय पत्र या चेक सम्यक रूप से स्टाम्पित था। यह कि धारक सम्यक अनुक्रम धारक है। यह कि परक्राम्य लिखित का धारक सम्यक अनुक्रम धारक है, परंतु जहां की लिखत उसके विधिपूर्ण स्वामी से या उसकी विधिपूर्ण अभिरक्षा रखने वाले किसी व्यक्ति से अपराध या कपट द्वारा अभिप्राप्त की गई है, अथवा उसके रचयिता या प्रतिग्रहिता से अपराध या कपट द्वारा अभिप्राप्त या विधि विरुद्ध प्रतिफल के लिए अभिप्राप्त की गई है, वहां यह साबित करने का भार सम्यक अनुक्रम धारक है उस पर है। धारा 119 प्रसाक्ष्य से साबित होने पर उपधारणा। तो उस लिखत के आधार पर जो अनादरित कर दी गई है, बाद में न्यायालय पर साक्ष्य के साबित हो जाने पर अनादर के तथ्य की उपधारणा करेगा, यदि और जब तक कि ऐसा तथ्य न साबित नहीं कर दिया जाता है। धारा 120 लिखत की मूल विधि मान्यता का प्रत्याख्यान करने के विरुद्ध विबंध। वचन पत्र या कोई भी रचयिता और विनिमय पत्र या चेक का कोई भी लेखीवाल और लेखीवाल के आदरणार्थ विनिमय पत्र का कोई भी प्रतिग्रहिता सम्यक अनुक्रम धारक द्वारा उसके आधार पर किए गए वाद में लिखित की जैसी कि वह मूलतः रची या लिखी गई थी विधि मान्यता का प्रत्याख्यान करने के लिए अनुज्ञात न होगा। धारा 121 पाने वाले की पृष्ठांकन की सामर्थ्य की प्रत्याख्यान करने के विरुद्ध विबंध। तो वचन पत्र का कोई भी रचयिता और आदेशानुसार देय विनिमय पत्र का कोई भी प्रतिग्रहिता सम्यक अनुक्रम धारक द्वारा उसके आधार पर किए गए वाद में उस वचन पत्र या विनिमय पत्र की तारीख पर उसे पृष्ठांकित करने की पाने वाले की सामर्थ्य का प्रत्याख्यान करने के लिए अनुज्ञात न होगा। धारा 122 पूर्वी पक्षकार के हस्ताक्षर या सामर्थ्य का प्रत्याख्यान करने के विरुद्ध विबंध। तो परक्राम्य में लिखित का कोई भी पृष्ठांकक किसी पश्चातवर्ती धारक द्वारा उसके आधार पर किए गए वाद में उस लिखत में किसी पूर्वी पक्षकार के हस्ताक्षर या उसकी संविदा करने की सामर्थ्य का प्रत्याख्यान करने के लिए अनुज्ञात न होगा। परक्राम्य लिखित अधिनियम अध्याय 14
क्रॉस चेकों के विषय में धारा 123 साधारणतः क्रॉस किया हुआ चेक, जहां की चेक पर उसके मुख भाग को काटती हुई दो समांतर आड़ी रेखाओं के बीच और कंपनी शब्द का या उसका कोई संक्षेपाकार या केवल दो समांतर आड़ी रेखाएं परक्राम में नहीं है शब्दों के सहित या बिना बढ़ा दिया गया है, वहां ऐसा बढ़ाना क्रॉस करना समझा जाएगा और वह चेक साधारणतः क्रॉस किया हुआ समझा जाएगा। धारा 124 विशेषतः क्रॉस किया हुआ चेक, जहां की चेक पर उसके मुख भाग को काटते हुए बैंकर का नाम परक्राम में नहीं है शब्दों के सहित या बिना बढ़ा दिया गया है, वहां ऐसा बढ़ाना क्रॉस करना समझा जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह चेक विशेषतः क्रॉस किया गया है और उस बैंकर के पक्ष में क्रॉस किया गया है। धारा 125 चेक काटने के पश्चात उसे क्रॉस करना, जहां की चेक क्रॉस किया हुआ नहीं है वहां धारक उसे साधारणतः या विशेषतः क्रॉस कर सकेगा। जहां की चेक साधारणतः क्रॉस किया हुआ है वहां धारक उसे विशेषतः क्रॉस कर सकेगा और जहां की चेक साधारणतः या विशेषतः क्रॉस किया हुआ है वहां धारक उसे परक्राम में नहीं है शब्द बढ़ा सकेगा। जहां की चेक विशेषतः क्रॉस किया हुआ है वहां वह बैंकर उसके पक्ष में वह क्रॉस किया है उसे संग्रह करने के लिए अपने अभिकर्ता के रूप में दूसरे बैंकर के पक्ष में पुनः विशेषित क्रॉस कर सकेगा। धारा 126 साधारणतः क्रॉस किए हुए चेक का संदाय, जहां की चेक साधारणतः क्रॉस किया हुआ है वहां वह बैंकर जिस पर वह लिखा हुआ है उसका संदाय किसी बैंकर को करने से अन्यथा न करेगा। विशेषतः क्रॉस किए हुए चेक का संदाय, जहां की चेक विशेषतः क्रॉस किया हुआ है वहां वह बैंकर जिस पर वह लिखा गया है उसका संदाय और बैंकर को उसके पक्ष में वह क्रॉस किया हुआ है या संग्रह करने के लिए उसके अभिकर्ता को करने से अन्यथा न करेगा। धारा 127 एक से अधिक बार विशेषतः क्रॉस किए हुए चेक का संदाय, जहां की चेक एक से अधिक बैंकरों के पक्ष में विशेषतः क्रॉस किया हुआ है वहां तब के सिवा जबकि वह संग्रह करने के प्रयोजन के लिए अभिकर्ता को क्रॉस किया गया है वह बैंकर जिस पर वह लिखा गया है उसका संदाय करने से इनकार करेगा। धारा 128 क्रॉस चेक का सम्यक अनुक्रम में संदाय, जहां की उस बैंकर ने जिस पर क्रॉस चेक लिखा हुआ है उसका सम्यक अनुक्रम में संदाय कर दिया है वहां चेक का संदाय करने वाला बैंकर ऐसा चेक पाने वाले के हाथ में या जाने की दशा में उसका लेखीवाल क्रमशः उन्हीं अधिकारों के हकदार होंगे और सभी पहलुओं के उसी स्थिति में रख दिए जाएंगे जिनसे वह क्रमशः हकदार होते हैं और रखे गए होते यदि चेक की रकम चेक के सही स्वामी को दे दी गई होती और उस द्वारा प्राप्त कर ली गई होती। धारा 129 क्रॉस चेक का सम्यक अनुक्रम के बाहर संदाय, कोई भी बैंकर जो साधारणतः क्रॉस किए गए चेक का संदाय किसी बैंकर को करने से अन्यथा या विशेषतः क्रॉस किए हुए चेक का संदाय उस बैंकर को जिसके पक्ष में वह क्रॉस किया गया है या संग्रहण करने के लिए उसके अभिकर्ता को जो स्वयं बैंकर है करने से अन्यथा करता है वह चेक के सही स्वामी के प्रति उस हानि के लिए दायी होगा जो स्वामी चेक का संदाय करने के ऐसे किए जाने के कारण उठाए। धारा 130 परक्राम में नहीं है यह शब्द वाला चेक, साधारणतः या विशेषतः क्रॉस किए हुए ऐसे चेक को जिस पर परक्राम में नहीं है शब्द लिखे हैं लेने वाला व्यक्ति उस चेक पर उससे बेहतर हक न रखेगा और न देने के लिए समर्थ होगा जैसा उस व्यक्ति का था जिसने उनसे उसे लिया है। धारा 131 चेक का संदाय प्राप्त करने वाले बैंकर का अदायित्व, जिस बैंकर ने अपने पक्ष में साधारणतः या विशेषतः क्रॉस किए हुए चेक का संदाय अपने व्यवहारी लेखे सद्भाव पूर्वक और उपेक्षा बिना प्राप्त किया है वह बैंकर उस चेक पर हक के त्रुटिपूर्ण साबित होने की दशा में यही स्वामी के प्रति कोई दायित्व ऐसा संदाय प्राप्त करने के कारण ही उपगत न करेगा। स्पष्टीकरण 1 बैंकर क्रॉस चेक का संदाय अपने किसी व्यवहारी लेखे इस धारा के अर्थ में प्राप्त करता है यद्यपि चेक का संदाय प्राप्त करने के पूर्व वह चेक की रकम अपने व्यवहारी के खाते में जमा कर देता है। स्पष्टीकरण 2 उस बैंकर का जो उसके पास धारित संक्षेपित चेक के इलेक्ट्रॉनिक प्रतिरूप के आधार पर संदाय प्राप्त करता है वह कर्तव्य होगा कि वह संक्षेपित किए जाने वाले चेक की प्रथम दृष्टया असलियत का और लिखत के दृश्य मात्र से प्रकट किसी कपट कूटरचना या छेड़छाड़ का जिसका सत्यापन सम्यक तत्परता और मामूली सावधानी से किया जा सकता है सत्यापन कर ले।
धारा 131 ए ड्राफ्टों को अध्याय का लागू होना। इस अध्याय के उपबंध धारा 85 में यथा परिभाषित किसी भी ड्राफ्ट को ऐसे लागू होंगे मानो ड्राफ्ट चेक हो। परक्राम में लिखित अधिनियम अध्याय 15 जो विनिमय पत्र संवर्ग में हैं उनके विषय में धारा 132 और धारा 133 इस अध्याय से संबंधित हैं। विनिमय पत्रों का संवर्ग। विनिमय पत्र ऐसी मूल प्रतियों में लिखे जा सकेंगे जिनमें से हर एक संख्यांकित हो और जो यह उपबंध अंतर्विष्ट रखता हो कि वह केवल उसी समय तक देय बना रहेगा जब तक कि अन्य असंगत रहते हैं। सब मूल प्रतियां मिलकर एक संवर्ग गठित करती हैं, किंतु पूरे संवर्ग में केवल एक विनिमय पत्र गठित होता है और वह तब निर्वापित हो जाता है जब उन प्रतियों में से कोई यदि एक पृथक विनिमय पत्र होता तो निर्वापित हो जाता। अपवाद जबकि कोई व्यक्ति विनिमय पत्र की विभिन्न मूल प्रतियों को विभिन्न व्यक्तियों के पक्ष में प्रतिग्रहित करता है या पृष्ठांकित करता है और तब वह और हर एक मूल प्रति का पश्चातवर्ती पृष्ठांकक ऐसे मूल प्रति पर ऐसे दायी होते हैं मानो वह पृथक विनिमय पत्र हों। धारा 133 प्रथम अर्जित मूल प्रति का धारक सबका हकदार होता है। एक ही संवर्ग के विभिन्न मूल प्रतियों के सम्यक अनुक्रम धारकों के बीच जहां तक संबंध है उनमें से वह जिसने अपनी मूल प्रति का हक सबसे पहले अर्जित किया है अन्य मूल प्रतियों का और विनिमय पत्र के धन का हकदार होता है। परक्राम में लिखित अधिनियम 1881 में देखेंगे अध्याय 16 जो अंतरराष्ट्रीय विधि के विषय में उपबंध करती है। धारा 134 विदेशी लिखत के रचयिता प्रतिग्रहिता या पृष्ठांकक के दायित्व को शासित करने वाली विधि। तो तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो विदेशी वचन पत्र विनिमय पत्र या चेक के रचयिता या लेखीवाल का दायित्व सब आवश्यक बातों में उस स्थान की विधि द्वारा विनियमित होता है जहां उसने वह लिखित रचित की थी तथा प्रतिग्रहिता और पृष्ठांकक के अपने अपने दायित्व उस स्थान की विधि से विनियमित होते हैं जहां लिखत देय की गई है। दृष्टांत क द्वारा एक विनिमय पत्र कैलिफोर्निया में लिखा गया है, वहां ब्याज की दर 25% है और वाशिंगटन में देय जहां ब्याज की दर 6% है। ख द्वारा प्रतिग्रहित किया गया है विनिमय पत्र भारत में पृष्ठांकित किया गया है और वह अनादृत हो गया है तो विनिमय पत्र पर ख के विरुद्ध भारत में अनुयोजन लाया जाता है। वह केवल 6% की दर से ब्याज देने के दायित्व के अधीन है, किंतु यदि क लेखीवाल के रूप में भारित किया जाता है तो वह 25% दर से ब्याज देने के दायित्व के अधीन है। धारा 135 संदाय के स्थान की विधि अनादर को शासित करती है। जहां की वचन पत्र विनिमय पत्र या चेक उस स्थान से भिन्न स्थान में देय किया गया है जिसमें वह रचित या पृष्ठांकित किया गया है, वहां उस स्थान की विधि जहां वह देय किया गया है अवधारित करती है कि अनादर किस बात से गठित होता है और अनादर की वैसी सूचना प्राप्त होती है। दृष्टांत देखते हैं कि एक विनिमय पत्र जो भारत में लिखा गया है और पृष्ठांकित किया गया है किंतु फ्रांस में देय है के तौर पर प्रतिग्रहित किया गया था अनादरित हो जाता है तो पृष्ठांकित ऐसे अनादर के लिए उसका प्रसाक्ष करता है और फ्रांस की विधि के अनुसार उसकी सूचना दे देता है। यद्यपि जो विनिमय पत्र विदेशी नहीं हैं उनके बारे में एतस्मिन अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार वह सूचना नहीं है, तथापि वह सूचना पर्याप्त है। धारा 136 भारत के बाहर किंतु भारत की विधि के अनुसार रचित आदि लिखत। यदि परक्राम में लिखित भारत के बाहर किंतु भारत की विधि के अनुसार रचित लिखित प्रतिग्रहित या पृष्ठांकित हैं तो इस बात से कि ऐसी लिखित जिस करार की साक्ष्य है वह उस देश की विधि के अनुसार अविधि मान्य है जिसमें वह किया गया था, उस पर भारत में किया गया कोई पश्चातवर्ती प्रतिग्रहण या पृष्ठांकन अविधि मान्य नहीं हो जाता है। धारा 137 विदेशी विधि के बारे में उपधारणा वचन पत्रों विनिमय पत्रों और चेक संबंधी किसी भी विदेश की विधि के बारे में उपधारणा की जाएगी कि वह वैसी ही है जैसी कि भारत की है जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए। अधिनियम 1881 अध्याय 17 खातों में अपर्याप्त निधियों के कारण कतिपय चेकों के अनादरण की दशा में शास्तियां। तो धारा 138 खातों में अपर्याप्त निधियों आदि के कारण चेक का अनादरण। तो जहां की किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऋण या अन्य दायित्व
के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए किसी बैंकर के पास अपने द्वारा रखे गए खाते में से किसी अन्य व्यक्ति को किसी धनराशि के संदाय के लिए लिखा गया है, कोई चेक बैंक द्वारा संदाय किए बिना या तो इस कारण से लौटा दिया जाता है कि उस खाते में जमा धनराशि उस चेक का आदरण करने के लिए अपर्याप्त है, या वह उस रकम से अधिक है जिसका बैंक के साथ किए गए करार द्वारा उस खाते में संदाय करने का ठहराव किया गया है। वहां ऐसे व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपराध किया है और वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो कि चेक की रकम का 2 गुना हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। परंतु इस धारा के अंतर्विष्ट कोई बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि वह चेक उसके द्वारा लिखे जाने की तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर या उसकी विधि मान्यता की अवधि के भीतर जो भी पूर्ववत हो बैंक को प्रस्तुत न किया गया हो। चेक को पाने वाला या धारक सम्यक अनुक्रम में चेक के लेखीवाल को असंदत चेक के लौटाए जाने की बाबत बैंक से उसे सूचना की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर लिखित रूप में सूचना देकर उक्त धनराशि के संदाय के लिए मांग नहीं करता है, और ऐसे चेक का लेखीवाल चेक के पाने वाले को या धारक को उक्त सूचना की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर उक्त धनराशि का संदाय सम्यक अनुक्रम में करने में सफल नहीं रहता है। स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजन के लिए ऋण या अन्य दायित्व से विधिता प्रवर्तनीय ऋण या अन्य दायित्व अभिप्रेत हैं। धारा 139 धारक के पक्ष में उपधारणा जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न हो, यह उपधारणा की जाएगी कि चेक के धारक ने धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है। धारा 140 प्रतिरक्षा जो धारा 138 के अधीन किसी अभियोजन में अनुज्ञात नहीं की जा सकेगी। धारा 138 के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन में कोई प्रतिरक्षा नहीं होगी कि जब लेखीवाल ने चेक जारी किया था तब उसके पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि चेक का प्रस्तुत किए जाने पर उस धारा में कथित कारणों से अनादरण हो सकता है। धारा 141 कंपनियों द्वारा अपराध। उपधारा 1 यदि धारा 138 के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कंपनी है तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भार साधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के लिए दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे। परंतु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिए सब सम्यक सतर्कता तत्परता बरती थी। परंतु यह और कि जहां किसी व्यक्ति को यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी वित्त विभाग में कोई पद धारण करने या नियोजन में रहने के कारण किसी कंपनी के निदेशक के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जाता है, वहां वह इस अध्याय के अधीन अभियोजन का भागी नहीं होगा। उपधारा 2 उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा। स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजन के लिए कंपनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म, व्यक्ति व अन्य संगम हैं और किसी फर्म के संबंध में निदेशक से उस फर्म का कोई भी भागीदार अभिप्रेत है। धारा 142 अपराधों का संज्ञान। पहला, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी कोई भी न्यायालय धारा 138 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान चेक के पाने वाले या धारक द्वारा सम्यक अनुक्रम में किए गए लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं।
ख ऐसा परिवाद उस तारीख से 1 मास के भीतर किया जाता है जिसको धारा 138 के परंतु खंड ग के अधीन वाद हेतु उद्भूत होता है, परंतु न्यायालय द्वारा किसी परिवाद का संज्ञान विहित अवधि के पश्चात लिया जा सकेगा यदि परिवादी न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि उसके पास ऐसे अवधि के भीतर परिवाद नहीं करने का पर्याप्त कारण था। ग महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय धारा 138 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। उपधारा 2 धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध की जांच और उसका विचारण केवल ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर क यदि चेक किसी खाते के माध्यम से संग्रहण के लिए परिदत्त किया जाता है तो बैंक की शाखा जहां पर यथास्थिति सम्यक अनुक्रम में पाने वाला या धारक खाता बनाए रखता है स्थित है, और ख यदि चेक सम्यक अनुक्रम में पाने वाले या धारक द्वारा संदाय के लिए खाते के माध्यम से अन्यथा प्रस्तुत किया जाता है ऊपर वाल की बैंक शाखा जहां पे लेखीवाल खाता बनाए रखता है स्थित है। स्पष्टीकरण खंड क के प्रयोजनों के लिए जहां कोई चेक सम्यक अनुक्रम में पाने वाले या धारक के बैंक के किसी खाते किसी शाखा में संग्रहण के लिए परिदत्त किया जाता है वहां चेक उस शाखा में परिदत्त किया गया समझा जाएगा जिसमें यथास्थिति पाने वाला धारक सम्यक अनुक्रम में खाता बनाए रखता है। धारा 142 का लंबित मामलों के अंतरण का विधि मान्यकरण। उपधारा 1 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 या किसी न्यायालय के किसी निर्णय डिक्री आदेश या निर्देश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रकरण में लिखित संशोधन अध्यादेश 2015 द्वारा तथा संशोधित धारा 142 की उपधारा 2 के अधीन अधिकारिता रखने वाला न्यायालय को अंतरित सभी मामले इस अधिनियम के अधीन इस प्रकार अंतरित किए जाएंगे मानो वह उपधारा सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त थी। उपधारा 2 धारा 142 की उपधारा 2 या उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां सम्यक अनुक्रम में यथास्थिति पाने वाले ने धारक ने धारा 142 की उपधारा 2 के अधीन अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में किसी चेक के लेखीवाल के विरुद्ध कोई परिवाद फाइल किया है या उपधारा 1 के अधीन मामला उस न्यायालय को अंतरित किया है और ऐसे परिवाद उस न्यायालय में लंबित हैं, वहां उसी लेखीवाल के विरुद्ध धारा 138 के उद्भूत होने वाले सभी पश्चातवर्ती परिवाद इस बात पर विचार किए बिना कि क्या वे चेक उस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर संग्रहण के लिए परिदत्त या संदाय के लिए प्रस्तुत किए गए थे, उसी न्यायालय के समक्ष फाइल किए जाएंगे। उपधारा 3 यदि प्रक्रिया में लिखित संशोधन अधिनियम 2015 के प्रारंभ की तारीख को यथास्थिति उसी पाने वाले या धारक द्वारा सम्यक अनुक्रम में चेकों के उसी लेखीवाल के विरुद्ध फाइल किए गए एक से अधिक अभियोजन भिन्न भिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं तो न्यायालय की अपेक्षा में उक्त तथ्य लाए जाने पर वह न्यायालय प्रक्रिया में लिखित संशोधन अध्यादेश 2015 द्वारा यथा संशोधित धारा 142 की उपधारा 2 के अधीन अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को जिसके समक्ष पहला मामला फाइल किया गया था लंबित है, वह मामला इस प्रकार अंतरित कर देगा मानो वह उपधारा सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त थी। धारा 143 न्यायालय की मामलों का संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति। उपधारा 1 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अध्याय के अधीन सभी अपराधों का विचारण प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा और उक्त संहिता की धारा 262 से 265 के उपवन दोनों धाराओं को सम्मिलित करते हुए जहां तक हो सके ऐसे विचारणों को लागू होंगे। परंतु इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण में किसी दोष सिद्धि की दशा में मजिस्ट्रेट जिसके लिए ऐसे कारावास का जिसकी अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी और ऐसे जुर्माने का जिसकी रकम 5,000 से अधिक नहीं होगी दंडादेश पारित करना विधिपूर्ण होगा। परंतु यह कि इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण के प्रारंभ पर या उसके दौरान जब मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि 1 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास का दंडादेश पारित किया जा सकता है या यह कि किसी अन्य कारण से मामले का संक्षिप्त रूप से विचारण किया जाना अवांछनीय है, तो मजिस्ट्रेट पक्षकारों को सुनने के पश्चात उस आशय का आदेश अभिलिखित करेगा और तत्पश्चात ऐसे किसी साक्षी को वापस बुलाएगा जिसकी परीक्षा की जा चुकी है और उक्त संहिता में उपबंधित रीति के मामलों को सुनना या पुनः सुनने के लिए अग्रसर होगा। उपधारा 2 इस धारा के अधीन किसी मामले का विचारण यथासाध्य अविरोध न्याय के हित में उसके समापन तक
दिन प्रतिदिन जारी रखा जाएगा जब तक कि न्यायालय लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से विचारण का अगले दिन से परे के लिए स्थगित किया जाना आवश्यक नहीं समझता है। उपधारा 3 इस धारा के अधीन प्रत्येक विचारण यथासंभव शीघ्रता से संचालित किया जाएगा और विचारण को परिवाद फाल करने की तारीख से 6 मास के भीतर समाप्त करने का प्रयास करेगा। धारा 144 समनों की तामील करने की रीति। तो उपधारा 1 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी और इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए किसी अभियुक्त या साक्षी को समन जारी करते हुए मजिस्ट्रेट समन की एक प्रति उस स्थान पर स्पीड पोस्ट या ऐसे कुरियर सेवाओं के द्वारा जो सेशन न्यायालय द्वारा अनुमोदित है तामील करने का निर्देश दे सकेगा, जहां ऐसे अभियुक्त या साक्षी मामूली तौर से निवास करता है या कारोबार करता है या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है। उपधारा 2 जहां की कोई अभिस्वीकृति जिसका किसी अभियुक्त या साक्षी द्वारा हस्ताक्षरित की जानी तात्पर्य है या उसका पृष्ठांकन डाक विभाग या कुरियर सेवाओं द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया गया इस प्रकार तात्पर्य है कि अभियुक्त या साक्षी ने समन लेने से इनकार कर दिया है, प्राप्त हुई है, वहां समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकेगा कि समन की सम्यक रूप से तामील हो गई है। धारा 145 शपथ पत्र पर साक्ष्य। तो उपधारा 1 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी परिवादी का साक्ष्य उसके द्वारा शपथ पत्र पर दिया जा सकेगा और सभी न्याय संगत अपवादों के अधीन उक्त संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाहियों में साक्ष्य में पढ़ा जा सकेगा। उपधारा 2 न्यायालय यदि यह उचित समझे कि अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर किसी व्यक्ति को जो शपथ पत्र पर साक्ष्य देता है समन करेगा और उसमें अंतर्विष्ट तथ्यों के बारे में उसकी परीक्षा करेगा। धारा 146 बैंक की पर्ची या कतिपय तथ्यों के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य होना। न्यायालय इस अध्याय के अधीन प्रत्येक कार्यवाही के संबंध में बैंक की पर्ची या ज्ञापन में जिसमें यह द्योतन करने वाला शासकीय चिन्ह हो कि चेक अनादरित हो गया है, प्रस्तुत किए जाने पर ऐसे चेक का अनादर होने के तथ्य की अवधारणा करेगा जब तक कि ऐसे तथ्य को नासाबित न कर दिया गया हो। धारा 147 अपराध का शमनी होना। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध शमनीय होगा। अनुसूची अधिनियमितों का निरसन। इसी क्रम में धारा 148 जो अधिनियम क्रमांक 20 सन 2018 धारा 3 द्वारा धारा 148 अंतः स्थापित है कि 148 जो है दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील के लंबित रहते संदाय का आदेश करने की अपील न्यायालय की शक्ति। तो यहां पे देखिएगा कि उपधारा 1, उपधारा 2 और उपधारा 3। तो देखिए कि उपधारा 1 जो उपबंध करती है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 138 के अधीन दोष सिद्ध के विरुद्ध लेखीवाल द्वारा की गई अपील में अपील न्यायालय अपीलार्थी को ऐसी राशि जमा करने का आदेश कर सकेगा जो विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णित जुर्माने या प्रतिकर के न्यूनतम 20% हो, परंतु इस धारा के अधीन संदेह रकम धारा 145 143 का के अधीन अपीलार्थी द्वारा संदत्त की गई किसी भी अंतरिम प्रतिकर के अतिरिक्त होगी। तो ये अतिरिक्त होगी। उसके बाद देखिए कि उपधारा 2, उपधारा 1 में निर्दिष्ट रकम आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर, ठीक है, 60 दिन के भीतर या अपीलार्थी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर 30 दिन से अनधिक की ऐसी अवधि और अवधि के भीतर जिसका न्यायालय द्वारा निर्देश दिया जाए जमा करा सकेगा। अब उपधारा 3 जो है वो बोलती है कि अपील न्यायालय अपील के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय अपीलार्थी द्वारा जमा की गई रकम को परिवादी को देने का आदेश दे सकेगी, ठीक है, परंतु यदि अपीलार्थी दोष मुक्त हो जाता है, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, तो न्यायालय परिवादी को आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर
60 दिन के भीतर परिवादी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर 30 दिन से अनधिक की ऐसी अवधि के भीतर जिसका न्यायालय द्वारा निर्देश दिया जाए, सुसंगत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जैसा कि प्रकाशित किया जाए प्रचलित बैंक दर पर ब्याज सहित इस रकम को अपीलार्थी को प्रतिसंदाय करेगा। तो ये जो धारा है, धारा 148, वो इसमें नहीं दी हुई थी, तो ये आप देख लीजिएगा।